हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही हैं, सेफ़ हैं, हेल्दी हैं। और उसी तरह मैं शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत करती हूँ। और उसी तरह ही अगर आपने मेरा चैनल जो है शशि अग्रवाल और शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर जो है लेटेस्ट वीडियो जो है मिल सके। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी बिजनेस इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो डैट इज़ द थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जिसको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ द कॉस्ट, जिसके अंदर जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है, रियल कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और उसी तरह कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन द शॉर्ट रन जो है कॉस्ट कर्व के बारे में लिखो। तो यहाँ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जिसको हम सेकेंड पार्ट के अंदर स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पहले कंसेप्ट्स जो है कॉस्ट के वो समझेंगे, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉस्ट, और उसी तरह ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर वी विल लर्न द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के बारे में जानेंगे। और उसी तरह यहाँ पे मैं आपको रीज़न भी बताऊँगी, डिटेल के अंदर बताऊँगी कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप क्या होता है, और जो वेरियस कॉस्ट कर्व है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, देखो उन पे लागत आती है, और जो लागत होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है डैट इज़ ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। इसका मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन की लागत है वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करती है। कॉस्ट इज़ ए फंक्शन ऑफ आउटपुट। जो कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन होता है उसको हम कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है डायरेक्ट होता है, क्योंकि जितना आउटपुट हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही कॉस्ट होगी, कम प्रोड्यूस करेंगे तो कम कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मीन्स द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम पेमेंट्स करते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हायर करते हैं, लेबर रखते हैं, बिल्डिंग को यूज़ करते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी मीन्स कि जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट्स करते हैं। और कॉस्ट एनालिसिस को हम 2 चीज़ों के अंदर स्टडी कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। इस वीडियो के अंदर जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कॉस्ट की टाइप्स हैं या कॉस्ट के कंसेप्ट्स हैं, पहले हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। देखो, जो मनी कॉस्ट होती है, जो हम एक्चुअल में मनी पे करते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम हायर करते हैं या खरीदते हैं, द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए सर्टेन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी इज़ द सम ऑफ ऑल पेमेंट विच इज़ मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। जो हम चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट्स करते हैं, उनको अगर हम ऐड करते हैं, जो मनी हम पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मनी कॉस्ट। और यहाँ पे मनी कॉस्ट के अंदर जो एक्चुअल में हम मनी पे करते हैं, जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उसकी लागत क्या है, अगर हमने बैंक से या किसी से उधार लिया है तो उसका इंटरेस्ट क्या है, और उस तरह जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है, लेबर को वेजेस देते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस चार्जेस। तो जो कॉस्ट हम मनी के रूप में पे करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मनी कॉस्ट। और उसी तरह देखो, जो टोटल कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है उसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है। डिफाइन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है दैट इज़ द आउट ऑफ पॉकेट, जिसका मतलब है कि हम पॉकेट से निकाल के पैसा देते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस दैट फर्म इनकर टू मेक पेमेंट टू आउटसाइडर्स, जो हम दूसरों को, बाहरी बंदों को पेमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है कैश पेमेंट्स होती हैं जो फर्म आउटसाइडर्स को करती हैं, जो आउटसाइडर की सर्विसेज हम हायर करते हैं। जैसे हमने लोन लिया है तो उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो उसके पैसे हम देते हैं, जैसे वेजेस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट
लेते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स। अब जैसे जो उद्यमी है अगर उसने अपनी बिल्डिंग यूज़ कर ली, ठीक है, जो हम अपने फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, तो जो ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके जानने के लिए अगर मैंने घर से बिल्डिंग यूज़ किया है, घर से फंड यूज़ किए हैं, तो उसकी भी नोशनल कॉस्ट मुझे डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं अपनी बिल्डिंग को किराए पे देता तो मुझे वहाँ से किराया मिलता। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर जो एंटरप्रेन्योर जो है खुद के फैक्टर जो है सप्लाई करता है, तो उनकी नोशनल कॉस्ट जो है कैलकुलेट की जाती है। आर द कॉस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स ओन फैक्टर्स और रिसोर्सेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट है जैसे एंटरप्रेन्योर ने अपना पैसा बिजनेस के अंदर लगाया तो उस पर इंटरेस्ट, अपना बिल्डिंग या अपना लैंड जो है दिया है, और अपनी लेबर की जो है वेजेस है। तो जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो डैट इज इक्वल टू द एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो हम एक्चुअल में पे करते हैं, और जो हम खुद सप्लाई करते हैं उसकी भी हम जो है नोशनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर दोज कैश पेमेंट विच फर्म मेक्स टू आउटसाइडर फॉर देयर सर्विसेज एंड गुड्स। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कि जो मैंने सेल्फ ओन, अगर मैंने अपनी बिल्डिंग जो है बिज़नेस के लिए यूज़ कर ली, अपना पैसा बिज़नेस के अंदर लगा दिया, अपनी लेबर लगा ली, तो यहाँ पे जो सेल्फ ओन और सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज होते हैं उनकी हम नोशनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू द इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। देखो, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। अब मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, मैं उस पर गेहूँ भी, वीट भी ग्रो कर सकती हूँ, चने भी ग्रो कर सकती हूँ, और मान लो मैं उस पर एक ही चीज़ कर सकती हूँ, दूसरी चीज़ मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। मान लो मैंने डिसीजन ले लिया कि मैंने उस पर वीट ग्रो करनी है, तो ग्राम जो है, चने जो है, उसको सेक्रीफाइस कर दिया। अगर वहाँ पर मैं चने ग्रो करती तो मुझे 1000 की इनकम होती, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। अगर मान लो मैं किसी जगह पे जॉब कर रही हूँ, वहाँ पे मुझे 20,000 मिल रहा है, तो मैं वो जॉब तभी छोड़ के जाऊँगी जब मुझे 20,000 या उससे ज़्यादा मिलेगा। तो ये 20,000 क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज लिमिटेड रिलेटिव टू देयर डिमांड। देखो, यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। और जब रिसोर्सेज जो है, क्योंकि नेचुरली हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर उनको यूज़ करते हैं तो कई चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको ज़मीन का ही दिया कि वहाँ पे हम 2 चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। अगर हमने वीट का डिसीज़न लिया है तो जो चने हैं उससे हमें 1000 की इनकम प्राप्त होती है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। एवरी वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी पेड व्हाट इट रिसीव इन द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि जो वेरिएबल फैक्टर्स है उसको कम से कम हमें उतना पे करना चाहिए जो उसको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे हमने 1 यूनिट एक्स कमोडिटी का बनाना है, तो जो वाई कमोडिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी जो हमने सेक्रीफाइस कर दी है। आई थिंक नाउ वी आर क्लियर विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ वी विल कंसिडर द रियल कॉस्ट। देखो, रियल कॉस्ट जो होती है उसको हम कंसिडर नहीं करते। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो वहाँ पे मज़दूर जो है धूप में काम कर रहा है, तो कितनी देखो गर्मी के अंदर वो काम कर रहा है। और जैसे स्टूडेंट जो है, जो टॉपर्स होते हैं, मिडनाइट ऑयल बर्न करके जो है मेहनत करते हैं, तो ये रियल पेन होती है, रियल प्रिपरेशन होती है। जैसे मैं भी आप लोगों के लिए लेक्चर बना रही हूँ, तो मैंने भी जो है फ़ैन ऑफ कर रखा है, एसी ऑफ कर रखा है, तो गर्मी के अंदर जो है मैं बना रही हूँ। तो डेफिनेटली डैट इज़ द रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट जो होती है कि कितनी डिस्कम्फर्ट हमने फील किया, रेफर टू दोज पेमेंट विच आर मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू कंपनसेट फॉर द टोटल सेक्रीफाइस एंड एफर्ट इन रेंडरिंग देयर सर्विसेज। देखो, जो रियल कॉस्ट है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसको हम एक्यूरेटली मेयर नहीं कर सकते कि इस बंदे को कितनी रियल कॉस्ट बेयर करनी पड़ी है। रियल कॉस्ट जो होती है, पेन और डिस्कम्फर्ट हमने कितना बेयर किया जब हम प्रोडक्शन के अंदर काम कर रहे थे। और उसी तरह क्या है कि जब हम पैसा इकट्ठा करते हैं, सेविंग करते हैं, उसको बाद में लैंड करते हैं, तो कितनी एब्सटिनेंस और सेक्रीफाइस हमने फेस की है। तो डैट इज़ द रियल कॉस्ट, जिसको हम मेयर नहीं कर सकते। और उसी तरह जो कॉस्ट फंक्शन है, डैट एक्सप्रेसेस द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट।
फर्म का जो प्रोडक्शन फंक्शन है, देखो उसके अंदर जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जो हम फैक्टर्स को हायर करते हैं, जो हम इनपुट्स लेते हैं, तो जो फर्म पे करती है दैट इज़ द कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन जो है शॉर्ट रन के अंदर भी हो सकता है, लॉन्ग रन में भी हो सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्टर जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो वहाँ पे अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो हमें वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर देखो जिस ज़मीन के ऊपर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, अगर उस फसल की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली हम रातों रात लैंड परचेज नहीं कर सकते। तो हमें उसी ज़मीन के टुकड़े पे क्या है, लेबर रॉ मटेरियल की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और उसी तरह अगर हमारी फैक्ट्री है तो जितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसी तक हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्योंकि मशीनरी वी कैन नॉट बाय ओवरनाइट, तो वहाँ पे भी हमें लेबर और रॉ मटेरियल की मात्रा को इंक्रीज़ करके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ता है। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि सारे फैक्टर जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सप्लाई में चेंजेस कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट फंक्शन है ये कॉस्ट और उसके डिटर्मिनेंट जैसे लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, इनपुट्स कितना है, टेक्नोलॉजी क्या है, साइज़ ऑफ प्लांट क्या है, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। साइज़ ऑफ द प्लांट डेफिनेटली इसका जो है इन्वर्सली रिलेशन है। अगर साइज़ ऑफ द प्लांट बड़ा होगा तो स्केल ऑफ, क्योंकि ज़्यादा स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और जितना बड़ा साइज़ होगा उतनी कम कॉस्ट होगी। और उसी तरह टोटल आउटपुट और टोटल कॉस्ट पॉजिटिवली जुड़े होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा आउटपुट होएगा टोटल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। पर यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है पर यूनिट, जो वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट है, शुरू में वो डिक्रीज़ करती है, उसके बाद राइज करती है। और उसी तरह देखो जो प्राइसेस ऑफ इनपुट है, अगर वो इनपुट्स महंगे हैं तो आउटपुट की कॉस्ट भी महंगी होगी। और उसी तरह टेक्नोलॉजी जो है, हम बढ़िया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे कॉस्ट रिड्यूस होती है। और उसी तरह मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी भी जो है हमारी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि देखो अगर हम क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी है इसका जो रिलेशन होता है रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इनपुट्स हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं तो कम कॉस्ट पड़ती है। और उसी तरह जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है इसको हम दो वे से स्टडी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द शॉर्ट रन कॉस्ट। देखो जो शॉर्ट रन के अंदर क्या है कि जो टोटल कॉस्ट होती है, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ द सम ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने पर यूनिट कॉस्ट को निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम आउटपुट से डिवाइड करते हैं दैट बिकम्स द एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट। शॉर्ट रन इज दैट पीरियड इन विच एटलीस्ट वन और सम ऑफ द फर्म्स इनपुट आर फिक्स, जिसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। कुछ जो होते हैं वेरिएबल होते हैं, जब हम शुरू के अंदर डिमांड बढ़ती है तो जितनी हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर सारे इनपुट जो है वेरिएबल हैं, और टोटल कॉस्ट जो होती है दैट इज़ इन द शॉर्ट रन that is the total fixed cost plus total variable cost. Total cost is the sum of the total fixed cost and the variable cost. कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, जैसे मैंने आपको बताया कि देखो शॉर्ट रन के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। और जो खर्चा फिक्स्ड फैक्टर्स पे होता है दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ये जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। अब बेसिकली ये पीरियड कॉस्ट होती है। जैसे हमने जैसे हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है, चाहे हम काम करें चाहे ना करें बट वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ रेंट। उसी तरह हमने ब्याज पे पैसे उठा रखे हैं तो काम करें चाहे ना करें वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है दैट इज़ नॉट रिलेटेड विद द आउटपुट। अगर आउटपुट ज़ीरो है स्टिल दैट वी हैव टू इनकर एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर दे आर नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट।
और ये जो कॉस्ट है ये आउटपुट के साथ नहीं इसका रिलेशन होता है, चेंज नहीं होती। अगर ज़ीरो आउटपुट है स्टिल इट हैज़ टू बी इनकर्ड। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर रेंट ऑफ लैंड आ जाता है, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ आ जाती है, फिक्स्ड जो हमने ब्याज पे ले रखा है उस पर इंटरेस्ट, लाइसेंस फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड होता है, डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस। और उसी तरह देखो जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। देखो टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या है कि यहाँ पे आउटपुट जो है इंक्रीज़ हो रहा है बट फिक्स्ड कॉस्ट उतनी की उतनी रहती है। इवन अगर हम कुछ भी ना मैन्युफैक्चर करें तो भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है, देखो यहाँ पे ज़ीरो है, स्टिल वी आर इनकरिंग दिस कॉस्ट। सो दिस इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और उसी तरह हम देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड ऑन दी वेरिएबल फैक्टर्स। और यहाँ पे आउटपुट के साथ जो उसका रिलेशन होता है वो सीधा होता है। अगर आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी ज़ीरो, और जैसे जैसे क्या है कि आउटपुट बढ़ता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो इसको हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, स्पेशल कॉस्ट भी कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी एज द लेवल ऑफ आउटपुट वेरी। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर देखो जो एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल है, फ्यूल एंड पावर है, वेजेस है, टेम्परेरी लेबर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो खर्चा करते हैं डेट इज़ नोन एज ए डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। देखो जब एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, या तो वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम बना के आ जाते हैं, लिखते नहीं है। भाई लिखना भी होता है कौन सी चीज़ क्या है, तो वहाँ पे ये नहीं है कि आपने टेबल बना दिया, डायग्राम बना दिया तो देखो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अनटिल एंड अनलेस आप साथ में थोड़ी थ्योरी जो है उसको एक्सप्लेन करना भी एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वेरिएबल कॉस्ट का टेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुरू के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है रिड्यूसिंग रेट पे, पहले देखो 8, फिर 6 से इंक्रीज़ हो रही है, फिर 4 से इंक्रीज़ हो रही है, और फिर 4 से हो रही है, फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है डैट इंक्रीज़ तो होती है बट फॉलिंग रेट पे, फिर उसके बाद क्या होता है कि कांस्टेंट रेट पे, फिर उसके बाद जो है बढ़ती हुई दर पे इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से जो है ग्राफ इसका बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी आप ग्राफ बनाते हो उसकी लेबलिंग करनी इट्स वेरी मच नीडेड। यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कॉस्ट, तो दिस इज़ द जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है, इस तरह से है। ये देखो ये ओरिजिन से शुरू होता है, अगर ज़ीरो आउटपुट है तो इट विल ऑल्सो बी ज़ीरो। और यहाँ पे जो स्लोप है इसकी अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। ये सिग्निफाई करती है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज़ होता है वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है। और यहाँ पे इन्वर्स एस शेप का होता है जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को बताता है कि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, फिक्स फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज करते हैं। तो शुरू के अंदर आउटपुट जो है तेजी के साथ जो है जिस रेशो में हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं उस रेशो से प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो इसका इन्वर्स एस शेप है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से है। उसका भी वीडियो मैं इसके साथ ही अटैच करूँगी, इसके साथ इसकी प्लेलिस्ट पे अटैच करूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। टोटल कॉस्ट जो है डैट इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाउ वी विल हैव ए टेबल ऑफ टोटल कॉस्ट। हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी total cost. So total cost is equal to the total fixed cost and total variable cost. Here we see as the output is 0 but still we are having fixed cost to the tune of 10 rupees, and here we are seeing as the output is 0, variable cost is 0. Initially it increases at a reducing rate, then at constant rate, then it goes on increasing. So here total fixed cost plus total variable cost is added, and then we are having this total cost. And now we are going to draw देखो यहाँ पे ये जो है आउटपुट है, यहाँ पे कॉस्ट है, एंड दिस इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट, एंड दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, एंड दिस इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर जो है ये बेसिकली पैरेलल होना चाहिए,
जो डिफरेंस होता है दैट इज़ ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। और उसी तरह हम देखते हैं कि वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स कॉस्ट होती है, इनका डिफरेंस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो जो फिक्स कॉस्ट है इसका आउटपुट के साथ लेना देना नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के साथ जुड़ी होती है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो ये पर यूनिट जो है रिड्यूस होती जाती है। जितने ज़्यादा यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते जाएंगे पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट जो है रिड्यूस होती जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है शुरू में फॉल करती है, फिर मिनिमम, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर जाती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जो फिक्स फैक्टर पे खर्चा होता है डैट इज़ नोन एज ए फिक्स्ड कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा होता है डैट इज़ नोन एज ए वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो इनका डिफरेंस इसलिए भी जानना बहुत ज़रूरी है शट डाउन डिसीजन लेने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं चाहे नहीं करते हैं, बट वी हैव टू बियर द लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर हमने ये डिसीज़न लेना है बंद करना है या नहीं बंद करना, तो हम अपनी प्राइस को देखते हैं कि अगर वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करती है या उससे ज़्यादा है तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं भी काम करते तो भी हमें फ़िक्स कॉस्ट तो पड़े ही पड़ेगी। तो अगर हमारी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को कवर करती है या उससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम कंटिन्यू करते हैं। पर जैसे ही हमारी प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाती है तो शट डाउन कर देते हैं। फ़िक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये है फ़िक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा टोटल रेवेन्यू है और ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन। ये हमें ब्रेक इवन जानने में भी हेल्प करते हैं कि कितनी जल्दी जो है हमारी कॉस्ट जो है रिकवर हो जाती है, जहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, उसके बाद हमारे प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो होती है डैट इज़ द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट। एवरेज कॉस्ट जो होती है पर यूनिट एवरेज कॉस्ट कितनी है। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कि एक जो यूनिट हमने बनाया, अगर जैसे 100 यूनिट्स बनाए हैं और 100 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है, 10 यूनिट बनाए हैं, तो पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट है वो 10 आएगी। एवरेज कॉस्ट जो होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है भाई एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट होती है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल आउटपुट। तो यहाँ पे मैंने इसको, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये जो है फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको मैंने आउटपुट से डिवाइड कर दिया। तो जैसे जैसे आउटपुट जो है हम ज़्यादा बनाते जाते हैं ये पर यूनिट कम होती जाती है। इसकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का अर्थ होता है कि एक्स एक्सिस को इट इज़ गोइंग टू टच बट इट नेवर टचेस। तो फिक्स जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर होते जाएंगे पर यूनिट ये कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ये एवरेज फिक्स कॉस्ट की मैंने शेप बताई हुई है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दो। देखो ये जो कॉस्ट होती है कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम सॉरी वो मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक बोल दिया कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल आउटपुट से जब हम डिवाइड करते हैं तो वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हम आउटपुट जो है मैन्युफैक्चर करते हैं तो जैसे जैसे हम ज़्यादा आउटपुट मैन्युफैक्चर करते हैं तो शुरू में क्या होता है कि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। मतलब जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ पे ये मिनिमम पॉइंट तक पहुँचती है, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी जो शेप होती है वो यू शेप होती है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट लेते हैं तो ये हमारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप है। देखो इस तरह से ये फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुँचती है और उसके बाद जो है ये राइज़ करना शुरू कर देती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसकी जो शेप होती है यू शेप होती है, ये फॉल करती है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे हम आउटपुट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है और उसके बाद मिनिमम पॉइंट के बाद राइज़ होना शुरू हो जाती है। And what is the relation between the average cost and the average fixed cost and the average variable cost? So here we have
given the average fixed cost. Here we have given the average variable cost, and the average cost is the total of average variable cost and the average fixed cost. यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो average cost है शुरू में fall हो रही है, it reaches to the minimum point, then it start rising in this manner. So this is the shape of average cost. इट हैज़ यू शेप. अब देखो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है क्वेश्चन है कि जो एवरेज कॉस्ट है इसका शेप यू शेप क्यों होता है. देखो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये यू शेप होता है, इस तरह से होता है. पहले ये फॉल करता है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू करता है. देखो जो एवरेज कॉस्ट है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज ऑन रिड्यूसिंग जैसे जैसे हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इनिशियली फॉल करती है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये क्योंकि दोनों ही कॉस्ट जब फॉल करती है उसके बाद ये मिनिमम पॉइंट, उसके बाद जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ये जो है फॉल करती है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो बढ़ती हुई दर पे इंक्रीज़ होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला हिस्सा जो होता है अपवर्ड होता है. और उसी तरह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी होता है. जब हम फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन करते हैं तो एक सीमा तक फिक्स फैक्टर की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट गिर जाती है. बट एक पॉइंट के बाद क्या होता है कि जब हम फिक्स फैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें नेगेटिव रिटर्न देने लग जाता है. और उसी तरह हम देखते हैं कि देखो यू शेप जो है इसका रीज़न जो है रिटर्न टू फैक्टर को भी जाता है. एवरेज कॉस्ट कर्व जो है इंक्रीजिंग टर्न की वजह से शुरू में ये डिक्लाइन करता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्न की वजह से ये मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है, और उसके बाद जो है डिमिनिशिंग टर्न की वजह से क्या है कि ये राइज करना शुरू कर जाता है. मार्जिनल कॉस्ट जो है दैट इज़ दी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट. मार्जिनल कॉस्ट इज़ द इंक्रीजिंग टोटल कॉस्ट. जब आउटपुट जो है इसको हम 1 यूनिट से इंक्रीज़ करते हैं. मान लो हम 10 यूनिट बनाते हैं, जब हमने एक और यूनिट बनाया तो टोटल कॉस्ट जो है 170 है. तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट जो है डैट इज़ ₹20. 170 माइनस 150. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. मार्जिनल कॉस्ट जो है डैट इज़ द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, और यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट प्लस चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट. ये वाला हिस्सा जो होता है 0 होता है, तो इसलिए ये इसके बराबर होती है. और इसको हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट. और उसी तरह ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का टेबल है. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है टोटल कॉस्ट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 28 माइनस 20, 34 माइनस 28, 38 माइनस 34, 42 माइनस 38, 48 माइनस 42. इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया. और ये भी हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी जो है इनिशियली ये फॉल करती है, मिनिमम है डैट इज़ ऑल्सो यू शेप. ये भी यू शेप है, पहले ये फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है, फिर उसके बाद राइज करना शुरू कर जाती है. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज़ यू शेप. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, क्योंकि जब हम एडिशनली जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो होती है डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर होता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से कॉस्ट डिक्रीज़ होती है और बेनिफिट ज़्यादा होता है. और उसी तरह क्या है कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं एडिशनल यूनिट की कॉस्ट कम होती है, बट एक लेवल के बाद क्या होता है कि जो हम यूनिट को प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है. तो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है कॉस्ट ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट इज़ मोर देन द अर्लियर यूनिट. तो शुरू में ये फॉल करती है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचती है, फिर उसके बाद जो है ये इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है. और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड दी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दी मार्जिनल कॉस्ट. देखो यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस्ट लेते हैं. तो दिस इज़ द एवरेज कॉस्ट एंड दिस इज़ द एवरेज
जो है डेट इज़ दी फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट रिड्यूस होती जाती है, और दिस इज़ दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये जो गैप है एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो है कम होता रहता है। और इसका जो मिनिमम पॉइंट है, एक मिनट इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। देखो यहाँ पे जो है ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये हमारा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मिनिमम पॉइंट जो है पहले आ जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट हमें पता है डेट इज़ टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट जो है एवरेज कॉस्ट जो है, देखो इस तरह से एवरेज कॉस्ट होता है, और ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मिनिमम पॉइंट पहले आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर होता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है इनका गैप जो है कम होता रहता है, इस तरह से, सॉरी दोबारा से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारी एवरेज कॉस्ट है, और ये हमारी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ये इस तरह से आपने गैप जो है कम दिखाना है इसका, मेरे से वो थोड़ा सा इसमें हो जाता है। जो एवरेज कॉस्ट की जो शेप होती है यू शेप्ड होती है, और उसके अंदर मिनिमम पॉइंट ऑन एवरेज कॉस्ट इज़ रीच्ड फॉर ए लार्जर आउटपुट। मिनिमम पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का पहले आ जाता है। और उसी तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट कब होता है, शुरू में ये डिक्लाइन करता है, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचता है, और ये उतना, ये भी यू शेप होता है, बट जितना एवरेज कॉस्ट का प्रोनाउंस होता है उतना नहीं होता। और जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है। और जैसे जैसे हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते रहते हैं दोनों का गैप नैरो होता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी जो है यू शेप होता है, और ये दोनों के मिनिमम पॉइंट को टच करते हुए जाता है। और जब ये राइज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये एवरेज कॉस्ट है, और ये जो है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये देखो ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो जब ये फॉल करता है तो ये इनके नीचे होता है, बट जब ये राइज करता है तो ये ऊपर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है लेटेस्ट वीडियो जो है मिल सके।